जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के प्रीलिम्स के पेपर को स्मार्ट गेस वर्क से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो तो देखेंगे। इससे पहले हमने 2022 के जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं, है ना। इस वीडियो में हम जो लास्ट के 50 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इससे पहले हमने 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न की जो वीडियो है वो बनाई हुई है, ठीक है, कि उसमें देखा है कि कैसे यूपीएससी एग्जामिनर जो है वो पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग में किस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है वो सब हमने इसमें देखा हुआ है ना। तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डली हुई है, आप टेलीग्राम ग्रुप से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया है इसका एप्लीकेशन जरूरी है, ठीक है। वो पैटर्न देखने से वहां से कुछ नहीं होना, उसका एप्लीकेशन जो है वो जरूरी है। तो उसके लिए मैंने 2020 की वीडियो बनाई हुई है, 21 की वीडियो बनाई है, 22 के 50 क्वेश्चन हमें सोल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। और 2023 का पेपर जो है वो पहले से ही यूट्यूब पे डला हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद हम फिर से जो 2023 का पेपर जो है उसको फिर से देखेंगे, क्योंकि 2023 का जो पेपर है वो मैंने एग्जाम जो हमारा 2023 का पेपर हुआ था उसके बाद ही डाला था, ठीक है। अब जो आंसर की आई है उसके हिसाब से हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत हैं कुछ क्वेश्चन सही हैं, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। और फिर से उसको सोल्व करेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम जो 2022 के जो लास्ट के 50 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद था, ठीक है, जहां से उनको रिवेन्यू जनरेट होता था, जो उनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था वो सब रिजर्व सब्जेक्ट में रखते थे, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो सब रखते थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। जो चाहते थे कि जो हमारे इंडियंस जो है वो उसको रूल करें, ठीक है, जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब दे दिया करते थे जो हमारे इंडियंस जो होते हैं उनको। तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, ये यदि आप यहाँ से हटाते हैं, है ना, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में था, तो इसको हटाते हैं तो आपका यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 134 ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फनम। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक टर्म, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म मैंने आपको बताया था, इसमें क्या बताया था, कॉइन हो गया, पोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब बताया था। यहाँ आप देखिए, अब पहला देखिए आप क्लोथिंग। क्लोथिंग जो है यूपीएससी एग्जामिनर के कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप यदि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, है ना, कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, तो उसमें आपने कभी देखा है कि भाई ये क्लोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे आप क्लासिफिकेशन किस चीज़ का देखते हैं, वहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देखते हैं लैंड का, ठीक है। कॉइन्स वगैरह किसने कौन से कॉइन्स जनरेट किए हुए हैं वो देखते हैं, लैंड देखते हैं, ठीक है, ये सब देखते हैं ना। कौन से कपड़े हैं उसके बारे में कभी देखते हैं क्या, नहीं देखते, ठीक है। वेपन्स, वेपन्स की कई बात हुई है कि भाई जो अकबर था उसके पास ही इस तरह की तलवार थी, ठीक है। जो हुमायूं था उसके पास इस तरह की तलवार थी, या अशोक था उसके पास इस तरह की तलवार थी, इस तरह का वेपन यूज करता था, ऐसा कभी बात हुई है क्या। जब बात नहीं हुई है तो फिर ये कहाँ से होगा। अब यदि पनम उठाया है तो कहाँ से उठाया होगा, ये उठाया होगा किसी बुक से, रेफरेंस बुक से, है ना। जब बुक में इस तरह की बातें होती नहीं है, वेपन्स का कहीं नाम दिया नहीं रहता, आपने तो बुक पढ़ी है ना, आपने तमिलनाडु पढ़ा होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी या रेफरेंस बुक भी पढ़ी होगी, कहीं पे ऐसा दिया रहता है कि भाई ये वेपन है, इसको ये यूज करता था, ये वेपन का नाम ये था, नहीं होता ना। क्लोथिंग और वेपन तो आप इजिली काट सकते हैं। ऑर्नामेंट जो है, ठीक है, ऑर्नामेंट का आपको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहीं पे इसका नाम सुना होगा। और पनम जो है, पनम पनम ये वर्ड जो आपको लग रहा होगा मेडिवल इंडिया, देखो लिखा भी मेडिवल इंडिया का, ठीक है। तो ये ऑर्नामेंट है, इस तरह ये भी कड़ी आता है। और कॉइन जो है ये अकेला बचता है, और मैंने आपको बताया इकोनॉमिक टर्म जो है यूपीएससी की फेवरेट है, कॉइन हो गए, पोर्ट हो गए, इस तरीके की, ठीक है। इस तरह आप जा सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तीन नाम दिए हुए हैं आपको और बोला है कि हु ऑफ द अबव वाज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, ठीक है। आप यदि मॉडर्न हिस्ट्री सही से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि रास बिहारी बोस जो है, ये रास बिहारी बोस गदर पार्टी से भी रिलेटेड थे, आईएनए जो था इंडियन नेशनल आर्मी उससे भी रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 54, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसा करते हैं अब इस वीडियो में, जहां भी यूपीएससी एग्जामिनर ने ट्रैप जो फंसाए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। साथ में जहां पे लॉजिक लग रहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यदि हम पूरे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है।
और हमारा मकसद नहीं है कि वीडियो को लंबा करना, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे हम सीखें, ठीक है, कि लॉजिक कैसे डेवलप करना है, जो ट्रैप है वो कहाँ पर है, किस तरह के ट्रैप होते हैं वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये सही रहेगा। तो इससे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आपका ये जो वीडियो है जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन जो है 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको बताया था जो एज वेल एज, देखिए, नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट, है ना। मैंने आपको बताया था ये जो वर्ड आप कहीं भी देख लें, एज वेल एज, ठीक है, वाइल, तो वहाँ पे आप सतर्क रहिए, ठीक है, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अब ये नॉमिनेटेड वाले जो थे ना, ये थे प्रिंसली स्टेट वाले, प्रोविंशियल असेंबली वाले जो थे, ये इनका इलेक्शन होना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नॉमिनेटेड लगा के दो फैक्ट जोड़ दिए एज वेल एज लगा के, ठीक है। तो इस तरह यूपीएससी एग्जामिनर करता है, तो इस तरह ये गलत जाएगी। और ये तो जनरिक स्टेटमेंट थी, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू, ये तो सही बात है, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब देखिए, ये जो है 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, यदि बनता है तो ठीक है, कुछ पता हो इनके बारे में तो ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ लॉजिक लगने नहीं वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। इसको भी आप रिस्क ले सकते हैं यदि आपको कुछ मालूम हो इसके बारे में, तो नहीं तो ये छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी आप देख रहे हैं मंगोल इन्वेजन वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है ना। तो इसलिए हमको जो हमारे बेसिक जो सोर्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप यदि एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपके नॉलेज में होगा तो ये इजिली बन जाएगा। उसके बाद भी एक ट्रैप जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपनिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, है ना, इस तरह के वर्ड यूपीएससी एग्जामिनर फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट लगा दिया, अब फर्स्ट इन्वेजन इसके टाइम पे हुआ था या किसी और के टाइम पे हुआ था, है ना। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा है, और ये स्टेटमेंट है हमारी फैक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यदि फैक्चुअल स्टेटमेंट ये आप एलिमिनेट करते हैं, तो आप देखिए आपका ये गया। अब 2 और 3 में आपको आंसर लेना है ना। अब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये जो है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो बचा कौन सा, सेकंड स्टेटमेंट, मतलब ये सही है ना। इसलिए हमारे बेसिक सोर्स जो है इनको हमको अच्छे से करना है। अब आप देखिए, ये जो स्टेटमेंट आप देखिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट कैसे पहचानी जाती है आपको समझ में आएगा, है ना। फैक्चुअल स्टेटमेंट यदि आप पहचानना सीख गए, है ना, तो आपका आंसर आराम से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुलाधारन, ठीक है। अब यदि मैं एग्जाम में यदि होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक टर्म है उसी के ऊपर जाता, ठीक है, मैं इसमें मार के आता अरब मर्चेंट, और इस तरह मेरा ये गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है, सैयद, ठीक है। अब देखिए, भले कुछ भी हो, आंसर कुछ भी हो, मेरा जो स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, जो मुझे मालूम है मेरा पैटर्न जो है, मैं उसी पे चलूंगा, ठीक है। भले मेरा यहाँ पे ये गलत हो गया, लेकिन वो दूसरा जो था, है ना, ये जो था कहाँ गया, ऊपर, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, मैं नेट पॉजिटिव ही हूँ, ठीक है, नेट पॉजिटिव ही हूँ मैं। तो यदि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन यदि आपने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करी, ठीक है, यदि आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, तो आप या तो उसको भी गलत करेंगे, और जो पहला वाला था उसको भी गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजी पे रहिए, जो आपने सीखा है उस पर अमल कीजिए, ठीक है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। यदि आप इस तरह चलते हैं, तो यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, तो आपके 8 सही हो जाएंगे, 7 से 8 सही हो सकते हैं, 2-3 गलत होंगे, उसके बाद भी आप नेट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप ऐसे करते हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द डच established their factory warehouse on the east coast on land granted them by गजपति रूलर। अब देखो क्या हो सकता है, ये वर्ड याद रखिएगा, इस तरह के वर्ड यूज कर, बाय बाय यूज करता है, उसके बाद जो फैक्ट लगाता है ना, मैक्सिमम यहाँ पे चांसेस होती है कि कुछ घुमाया होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे गलत किया होगा। तो ये जो बोला है, ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर, हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरे रूलर हो,
ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, चांसेस है यहाँ पे मैनिपुलेशन के। ठीक है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी स्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब ये हो गया जनरिक स्टेटमेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी रूलर का नाम नहीं लिया है ना, रिप्रेजेंटेटिव लगा के यहाँ पे इसको जेनरिक कर दिया। समझ रहे हो, ये वर्ड आप देख रहे हो ना, इसको लगा के इन्होंने जेनरिक कर दी इस स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाती है। अब यदि आप इसको गलत लेते हैं, वन गलत लेंगे, थर्ड सही रहेगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2-3। अब ये देखिए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान। अब ये आप, तो ये स्टेटमेंट आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका नॉलेज से बन गया, और ये दो स्टेटमेंट जो है इनका कहीं नॉलेज नहीं था, तो ये आपको दिख रही है फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो है 60 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है ना, इसमें कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, इसमें आप अपना रिस्क पे जा सकते हैं या तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर चलते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए, और यूपीएससी ने इसको यहाँ पे डिलीट भी किया हुआ है ना। तो लेकिन आपको यहाँ पे जो यूएस फेडरल रिजर्व का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल फ्लाइट जो होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो यूपीएससी ने इसको यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इसका आंसर क्या है, ऑल फोर, है ना। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आता है तो मारिए, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि एग्जाम में मुझे सोल्व करना होगा तो मैं ओनली 2 पे जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 पे जाऊंगा, ओनली 4 यहाँ पे मैं मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, भले यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, लेकिन मैं ओनली 2 मार्क करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अब देखिए, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब देखिए, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों के सही होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तीनों थोड़ा फैक्चुअल टाइप की स्टेटमेंट है ना। तीनों के सही होने के चांसेस यहाँ पे कम है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही होने के चांसेस होते हैं, किस में तीनों ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत लेस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, कितना कम चांस है यहाँ पे कि तीनों सही हो जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, यूपीएससी एग्जामिनर किन स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस स्टेटमेंट में वो मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, उसके पास किस स्टेटमेंट के लिए इजिली अल्टरनेटिव अवेलेबल है। ठीक है, अब बताइए, इकरा, इसका नाम यूपीएससी एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है क्या, है ना। ये नाम तभी आएगा जब उसने कहीं पे इसको देखा होगा। ठीक है, कुछ बुक में कहीं पे लिखा होगा तो उसने उठा के यहाँ पे छापा है। ब्रिकवर्क का नाम इजिली आ सकता है क्या, है ना, नहीं आ सकता। ये दो नाम ऐसे हैं, यूपीएससी एग्जामिनर के माइंड में तभी आएंगे जब उसने कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, ये इजिली अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये इजिली अल्टरनेटिव है। आरबीआई, सेबी, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, है ना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इस तरह के जो है ना, ये इजिली अल्टरनेटिव है। तो एग्जामिनर इनमें ना चेंज करके, चेंज किस में कर सकता है, इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या पता इसकी जगह सेबी हो। ठीक है, सेबी हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी एग्जामिनर वहां पे घुमाता है जहां उसके पास इजिली अल्टरनेटिव हो। ठीक है, ये जो नाम है तभी आप उसके दिमाग में आएंगे जब उसने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आरबीआई जो है उसके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, सेबी जहां पे लिखा होगा वहां पे आरबीआई से चेंज करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो वन स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत आपकी हो जाएगी और आपका आंसर यहाँ पे 2-3 हो जाएगा। आया आपको समझ में कि क्या करना है ना। आपको देखना है स्टेटमेंट में कि किस स्टेटमेंट के लिए इजिली अल्टरनेटिव अवेलेबल है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप गलत प्रूफ कर पा रहे हैं, इन स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। यदि इन स्टेटमेंट को आप गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे तो इनको आपको सही लेके चलना है। इसको आपने गलत प्रूफ कर दिया, कैसे किया कि आपके पास इजिली अल्टरनेटिव है ना, तो इसको आप गलत लेके चलिए और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी।
BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, BBB हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक कैपिटल राइजिंग प्लान। दोनों स्टेटमेंट आप देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट है जेनरिक, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, वन स्टेटमेंट, ये है फैक्चुअल, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। यहाँ पे द गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन हो सकता है, कोई कोई और भी हो सकता है, क्या पता कोई ब्यूरोक्रेट हो। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट, और ये दो स्टेटमेंट जो है जेनरिक स्टेटमेंट है ना। फैक्चुअल स्टेटमेंट जो होती है वो गलत होती है। ठीक है, एग्जामिनर कहाँ पे मैनिपुलेट करेगा, कहाँ पे चेंज कर सकता है, जो स्टेटमेंट फैक्चुअल होगी। जेनरिक स्टेटमेंट में क्या ही चेंज करेगा। ठीक है, तो इसलिए फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत होती हैं, है ना। आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट पहचानना सीखना पड़ेगा। 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न की जो वीडियो है, मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया है ना। यदि आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज देखिए, तो आपको अच्छे से वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 3। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सही स्टेटमेंट है ना, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। यदि ये आपने कंसेप्चुअल पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ पैटर्न नहीं है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका आंसर क्या है, तीनों। ये आपको पता होना चाहिए। आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों चीज तो आपको सुनते ही हैं आईआर में। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ इसमें ट्रिक वगैरह, कुछ पैटर्न वगैरह कुछ फॉलो नहीं हो रहा। ये आपका नॉलेज वाला है। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पहचानना है जेनरिक स्टेटमेंट कौन सी है, फैक्चुअल स्टेटमेंट कौन सी है। यदि आपने ये पहचाना तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। तो ये क्या है, वन ऑफ द, सही है। ठीक है, ये क्या है, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ये क्या है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। ये क्या है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया कहाँ गया, इंडिया का नाम कहाँ गया। यदि ये मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इसका है तो इंडिया का नाम कहाँ गया, इंडिया का तो आपको मालूम है। ठीक है, पूरे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में किसका नाम है, इंडिया का नाम है ई सर्विस सेक्टर में। तो ये क्या है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। 1 3 4 क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है। आपका आंसर यहीं से आ गया, 1 3 4। ठीक है, और जो हमारा 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न जो है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप देखिए, 5 जो है ना, 5 को यूपीएससी एग्जामिनर ने भाव नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ एक बार इसका आया, मतलब 25% चांसेस है कि सही हो, सिर्फ 25%। तो जब यूपीएससी एग्जामिनर इसको वेटेज नहीं दे रहा है, इसको भाव नहीं दे रहा है, तो आप इसको क्यों दे रहे हैं। तो उसकी सही होने की चांसेस कितनी है, सिर्फ 25%। ठीक है, तो इसको आपको क्या लेना है, गलत लेके चलना है। 5 का क्या है, गलत है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कौन है, आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, नॉन फंजिबल टोकन, ये साइंस टेक का टॉपिक है। ठीक है, और ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है एनएफटी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसका एप्लीकेशन है, साइंस टेक में आप पढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसकी हम जेनरिक स्टेटमेंट पहचानते हैं। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। जेनरिक स्टेटमेंट है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशन। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यदि आप एनएफटी आपने पढ़ा होगा तो ये आपका वहां से आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये एकदम फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, कैन बी लगा हुआ है ना। तो आपका यहाँ पे नॉलेज कम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉलेज जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद आपका आ जाएगा लॉजिक, उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रिक पैटर्न जो है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन जो है आपका लॉजिक से बनेगा। दो स्टेटमेंट ये जेनरिक है, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी नॉलेज वाली है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 2 यहाँ पे सही है। अब ये 70 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपका नॉलेज नॉलेज वाला है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें यदि आपको आता है तो ये आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लेबर ब्यूरो है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक पैटर्न वगैरह कुछ नहीं है, तो जो मैं आपको बताऊं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपको जेनरिक लगेगी, थर्ड स्टेटमेंट देखिए ये भी आपको जेनरिक लगेगी, है ना। 2 3 आपका सही है, 2 3 ये गया ये गया ये गया, 1 2 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, इट इंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो ये थोड़ा एब्सर्ड स्टेटमेंट लग रही है कि ये इंश्योर कर रहा है कि कोल माइनिंग कंपनी जो है कोल एंड यूजर को प्रिस्क्राइब टाइम में डिलीवर कर दे, है ना। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो फोर्थ भी यदि आप करते तो ये भी गया ये भी गया, 1 2 और 1 2 3। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 3 जो है ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है, 2 भी जेनरिक स्टेटमेंट है, 1 तो है ना। यहाँ से आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो ये पीवाईक्यू यदि आप करेंगे तो आपको ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर क्या है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, है ना। इजी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू रिपीटेड है। यहाँ देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, ये हमने पहले भी देख लिया, बता दिया था आपको। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, ठीक है, सैनिटेशन कोलिशन इज द प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड, फंडेड क्या, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो फैक्ट आ गए, दो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटमेंट गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in the Government of India and provide innovation solution to address the challenge of urban India। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अपेक्स बॉडी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो सही बात है ना। ठीक है, तो ये तो सेम ही लग रहा है। अब यदि यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती, रूरल मिनिस्ट्री होती, तो आप यहाँ पे सोच सकते थे कि यार यहाँ पे कुछ घुमाया हुआ, लेकिन बात क्या ये क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो रिलेटेड मिनिस्ट्री लग रही है ना। तो ये चांसेस है, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये देखिए आप सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो फैक्ट दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे चांसेस है कि कोई भी एक फैक्ट यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि ये जो है ये हमारा पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 75 का। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज अ कमेटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इट्स सुपरविजन। ठीक है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी कि इस कमेटी को सेटअप किसने किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। ये क्या है, एक जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है, ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये है जेनरिक स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे दिया है जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो चांसेस है कि यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली की जगह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम लगा दिया, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली का एक इजीली अल्टरनेटिव क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। तो एग्जामिनर के माइंड में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इजीली अल्टरनेटिव हो सकता है, और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा एक और चीज हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि देखो यूएन क्रेडेंशियल कमेटी, अभी छोटी मोटी कमेटी को ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं देखेगा ना, इसके कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट काम होते होंगे, है ना। अब ये जनरल असेंबली क्या है, ये एक तरह की पार्लियामेंट है, ये सब में ये क्रेडेंशियल कमेटी का सेटअप करना और ये सब कर सकती है, लेकिन ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब करे, थोड़ा सा ये सही लग नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यदि आप 1 एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर कहाँ पे आएगा। अब आप 50-50 पर आ चुके हैं, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक 3 और 2 3, मतलब तीसरा तो सही है
है ना। अब दूसरा लेना है या नहीं लेना है वो आप ऑप्शन देखिए। इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। तो चांसेस है यहाँ पे मंथ जो है इसको चेंजेस कर दिए गए हो, ठीक है। एवरी ईयर की जगह भाई हर 2 साल में होता हो, ठीक है, या हर 3 साल में होता हो, मार्च की जगह मई में होता हो। तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना। फैक्चुअल स्टेटमेंट रॉन्ग होती है और जनरिक स्टेटमेंट जो होती है वो सही होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड, ठीक है। इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल कोड, ठीक है। हमको यहाँ पे जो वर्ड हमको दिया हुआ ना, वर्ड एसोसिएशन करना है, ठीक है। पोलर भी है और कोड भी है, हमारा दोनों यहाँ पे होना चाहिए। इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरी इन द पोलर रीजन। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये भी क्या बात कर रहा है, कोई एग्रीमेंट की बात कर रहा है ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। तो ये दो हैं, ये एग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो आंसर इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, बोल रहा है इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्री हु सी साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडी इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो आप फंस सकते हैं, तो इन दो में फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 50-50 पे आ जाएंगे यदि आप वर्ड एसोसिएशन करेंगे। अब ये बात कर रहा है सेट ऑफ नॉर्म्स की और ये बात कर रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी की, ठीक है। तो चांसेस है कि वर्ड एसोसिएशन के साथ आप ऑप्शन 1 को मार्क करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोलर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी इसकी बात कर रहा है। पोलर कोड से आप वर्ड एसोसिएशन के साथ ऑप्शन 1 ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन के साथ दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 50-50 पे आ चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा वर्ड एसोसिएशन और करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो जेनरिक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। तो ये भी क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर। तो ये क्या है, ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 79 देखिए, टी बोर्ड इज अ स्टेचुटरी बॉडी। मैंने आपको बताया था बोर्ड जो होते हैं ये स्टेचुटरी बॉडी होती है। अब ऑप्शन 2 देखिए, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री। मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे गलत होती है, ऑप्शन गलत। कि आप सेकंड ऑप्शन काटते तो आप कहाँ पे आते हैं, ये देखिए सेकंड ऑप्शन को देखिए। यूपीएससी एग्जामिनर जो है उसने इसको वेटेज खुद नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं, है ना। सेकंड आप एलिमिनेट करते हैं तो आप अब कहाँ पे पहुंचे, फर्स्ट सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 3 और 4 में से कोई एक आपको सही लेना है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अब देखिए ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है। अब आपको लग रहा होगा फैक्चुअल स्टेटमेंट तो ये भी है, फैक्चुअल स्टेटमेंट ये भी है और ये भी है, दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है। लेकिन हमको तीसरे और चौथे में से कोई एक लेना है। अब इसका नॉलेज तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, ना कोई लॉजिक है, लेकिन इसका एक नॉलेज और लॉजिक थोड़ा लग सकता है। कैसे लग सकता है कि देखिए, टी बोर्ड कहाँ पे होगा, जहाँ पे टी प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा। टी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, आपको मालूम है। टी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये हमारा जो बंगाल वाला रीजन हो गया है ना, असम वाला रीजन हो गया, यहाँ पे टी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। टी बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। यदि तीसरी आप यहाँ पे रोंग करते तो आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा 1-4, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉश करना किसी का, ठीक है। तो ब्रेन वॉश ये यदि वर्ड सुना होगा तो इससे आप ग्रीन वॉशिंग वाला जो टर्म है इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए देखिए, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। तो ऐसा फॉल्स इंप्रेशन जमाया जा रहा है, ठीक है, तो कि ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली साउंड है। तो ये क्या किया जा रहा है, एक फॉल्स इंप्रेशन फैलाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक ग्रीन वॉशिंग है, ठीक है।
तो ब्रेन वॉश क्या होता है, वैसे ही होता है ग्रीन वॉश, है ना। तो ये आपका यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, हाई क्लाउड की एक बात कर रहा है और दूसरा लो क्लाउड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनका फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए, हाई क्लाउड का क्या है, लो क्लाउड का क्या है ना, ज्योग्राफी में आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यूपीएससी एग्जामिनर ने क्या किया, लो क्लाउड की जो प्रॉपर्टी थी उसको ऊपर डाल दिया और हाई क्लाउड की यहाँ पे कर दिया, तो मतलब स्वैपिंग कर दी। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया यूपीएससी एग्जामिनर जो है वो दो चीज में यदि कंपेयर कर रहा है तो वहां पे स्वैपिंग की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नाइदर। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप जाके क्लाउड के बारे में पढ़िए, मैंने आपको बताया है अभी इससे पहले जो वीडियो डाली थी कि यूपीएससी का जो सीडीएस में, सीएपीएफ में, सीएपीएफ में, एनडीए में, यहाँ पे क्लाउड के क्वेश्चन अभी आना स्टार्ट हुए हैं। यूपीएससी 2022 में पूछ दिया तो चांसेस है कि 2024 में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो क्लाउड को आप अच्छे से जाके पढ़िए, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप सही से पढ़िए कि हाई क्लाउड क्या होता है, लो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के नाम जो है वो देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका सही यूज होगा आपका पैटर्न। ठीक है, क्या है, बिड़ी बिड़ी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केनिया। ठीक है, अब ये अभी हमको नहीं मालूम। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बिड़ी बिड़ी। अब सम पीपल में एक बंदा भी यदि चले गया होगा ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाफ रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। सम पीपल मतलब यदि एक बंदा भी चले गया होगा तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, दो तीन साथ में देखिए, और 1 2 3 का ऑप्शन साथ में है ही नहीं, मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है और ये दो सही है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना देखने में लग रहा है कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बीड़ी बीड़ी किसी को नहीं मालूम क्या है, कोई पढ़ के नहीं जा रहा है, लेकिन एक सिर्फ लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट। ठीक है, अब देखिए टर्की स्टेट की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट। तो अर्मेनिया अजरबैजान के बारे में आपको मालूम होगा, इन दोनों के बीच में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दोनों एक साथ तो यहाँ पे होंगे नहीं। 1 2 जहाँ पे आपको एक साथ मिल रहा है वो स्टेटमेंट आप काट सकते हैं। ठीक है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है मतलब ये तो गलत है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 1 3 2 5 और 3 4 5 ये तीन ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। अब आपको इसके बारे में मालूम होगा तो ये आप बना सकते हैं। एक लॉजिक से हमने सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर पाए। अब यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा अपना कुछ और, यदि आपके पास लॉजिक आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं, तो मुझे भी समझ में पता चलेगा कि आप भी यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि इसका 83 नंबर क्वेश्चन का कुछ आपके पास लॉजिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन क्या है, केरल हैज अ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तीनों तो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहे हैं कि लार्जेस्ट, फुली लार्जेस्ट, है ना। ये वर्ड हमने देखे कि इस तरह के वर्ड यूपीएससी एग्जामिनर फॉलो करता है ना, कोई भी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास कोई लॉजिक तो है नहीं, नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि देखो जो मैंने एग्जाम में सोचा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोवा के बारे में देखिए, गोवा ये सबसे छोटा स्टेट, साथ में इसमें आप देखिए लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। थोड़ा सा ये इलॉजिक लग रहा है, इतना छोटा स्टेट है और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो ये देखकर मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के मैंने इसको एलिमिनेट किया, है ना। तीसरा यदि मैं एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे पास आया 2 और 1 2, मतलब मेरे हिसाब से मैंने देखा कि भाई दूसरा तो सही है। अब फर्स्ट वो हमको देखना है कि 1 2 और 2 इन दोनों में से आंसर क्या होगा। अब देखिए गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। ठीक है, अभी लार्जेस्ट, अब मैंने जो हमारे वो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में जो मैंने आपको पैटर्न बताया है कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे लार्जेस्ट, फर्स्ट, है ना, तो ये थोड़े वर्ड जो होते हैं एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। तो भाई देखो मेरे को इसका नॉलेज तो है नहीं, तो मैं कैसे सोल्व करूँ इनको। तो मैं अपने जो पैटर्न जो है वो जो मैंने सीखे हैं, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस की है हमारे पीवाई के ऊपर, तो भाई मैं उस पर बिल्कुल भरोसा रखता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे स्टेटमेंट को फिर एलिमिनेट करता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है सेकंड। इस तरीके से मेरा जो ओनली 2 जो आंसर है ये मेरा सही हो गया था एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेरे पैटर्न है उस पर बिल्कुल भरोसा रखा है। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो
यदि मेरा नॉलेज पे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नॉलेज से नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो मैं अपने पैटर्न को एकदम भरोसे से उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, आंख बंद करके इस पे जो पैटर्न जो है इसको फॉलो करता हूँ। यदि नॉलेज से नहीं बन रहा है, लॉजिक से नहीं बन रहा है, क्या आएगा आखिरी में? पैटर्न। पैटर्न मेरा क्या फॉलो कर रहा है कि भाई लार्जेस्ट जो है ना, ये एक्सट्रीम वर्ड जो है मैंने देखा है, तो ये लार्जेस्ट वर्ड जो है ये गलत है, तो मेरा ये गलत है। ठीक है, बिना सोचे समझे मैं सीधे ओनली टू पे जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी आपने सीखा है उस पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तभी आप जो है फुल कॉन्फिडेंट होकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप वहां पे फंसे रहेंगे कि यार ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपने सीखा उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उस पर भरोसा कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, यदि नॉलेज से बनता है तो ठीक, नॉलेज से नहीं बन रहा है तो लॉजिक से सोल्व कीजिए, लॉजिक से भी नहीं बन रहा है फिर पैटर्न पे जाइए और पैटर्न पर आप आंख बंद करके, ठीक है, एक ट्रस्ट के साथ जाइए। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज जो है उसके बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कोस्टल स्टेट हैज अ राइट टू स्टेब्लिश द ब्रीथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल मेजर्ड फ्रॉम बेसलाइन डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन। तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नॉलेज वाली स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है नॉलेज वाली है, 200 नॉटिकल माइल वाली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंड लॉ एंजॉय द राइट टू एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासेस थ्रू द टेरिटोरियल सी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है जेनरिक स्टेटमेंट है और थोड़ा सा नॉलेज वाली स्टेटमेंट है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना, डी इसका आंसर है। सेनकाकू आइलैंड, ठीक है, सेनकाकू आइलैंड नॉलेज वाला है ना, न्यूज़ में रहता है, आपको मालूम होगा ये कहाँ पे, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। ठीक है, ये 4 कंट्री के नाम दिए हुए हैं। अब आप देखिए, चार्ड गुयाना, अब इसके बारे में 2023 में यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं वो काम आते हैं। ठीक है, अब ये चार्ड हो गया, गुयाना हो गया, लेबनान हो गया, टूनिशिया हो गया, इनके बारे में आप देखिए इसमें क्या चल रहा है है ना, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपके पीवाईक्यू बहुत काम आते हैं, तो इनके बारे में आप जाके सर्च कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे आप देखिए कैटलोनिया, अब ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। पीवाईक्यू आपने यदि किया हो तो आपको मालूम होगा कि ये स्पेन का है। जब ये स्पेन का है तो मतलब काबो डेलगोडो ये स्पेन का नहीं होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो आप 2 के साथ जा सकते हैं, है ना, यदि आपने कोई भी एक एलिमिनेट कर दिया तो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन 3, apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है कि भाई सिर्फ ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है, ये एक सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है कि उसको आप मार दें। हाँ, तो ये तो गलत चीज़ है, गलत बात कर रहा है। तीसरा यदि आप एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास आता है 1 2 और 2, मतलब दूसरा तो सही है। और फर्स्ट देखिए, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सट्रीम कर दिया, एक्सट्रीम कर दिया मतलब ये गलत, यहाँ पे आपका आंसर आ गया ओनली 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगाई। ठीक है, वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगाई। अब देखिए आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। अब आपने देखा होगा कि खेतों में आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो केचुआ मिलेगा या तो चींटी मिलेगी, मतलब उसको बोलते हैं आंट। केचुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरे दिमाग में ये आया कि भाई हो सकता है कि आंट यहाँ पे हो। कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, इनका ऐसा कोई फंक्शन मैंने खेतों में देखा नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इस पे आंट पे गया। बाकी इसके अलावा क्या लॉजिक लगेगा इसमें मुझे नहीं मालूम, मेरा यही लॉजिक लगा था इसमें, उस तरीके से मेरा इसका आंसर भी आ गया था। और इसके अलावा कुछ लॉजिक मेरे को लग नहीं रहा है। यदि आपको कुछ लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या यहाँ पे कुछ सोच पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अशोक के रॉक एडिक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मुझे चारों का नाम मालूम था, चारों कहाँ पर है ये भी मालूम था, तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या है, ये देखो, जौगड़ जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये मुझे मालूम था, कलसी कर्नाटक में नहीं, ये भी मालूम था, धौली उड़ीसा में है, और ये एरागोड़ी आंध्र प्रदेश में। मेरा यहाँ पे आंसर आ गया था ओनली 2 पेयर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ से जो डायनेस्टी है उसके बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है। 2020 से कंटिन्यू क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है वो यहाँ पे पूछ लिया। तो यहाँ पे नन्नुक के बारे में पूछा है, नन्नुक, चंदेला, जयशक्ति परमारा, नागभट्टू, गुर्जर, प्रतिहार, भोजा, राष्ट्रकूटा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए जो भोज जो है ये परमार का था। ठीक है, और जय शक्ति जो है ये राष्ट्रकूटा का था। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन में यहाँ पे स्वैपिंग की हुई है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, संगम लिटरेचर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि संगम जो है यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी ने। 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा संगम लिटरेचर के ऊपर। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, संगम लिटरेचर के जो ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने इलॉजिकल ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो आपका सीधे आंसर आराम से आ सकता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, संगम पोएम आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रही होगी, इलॉजिकल लग रही होगी। संगम पोएम हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, ये क्या हो गई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, ये भी क्या बोल रहा है, इलॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, कि उस टाइम पे जो मैजिकल फोर्स जो होती है, फोर्सेज जो होती है, उसको इरेशनल बोलते थे ये लोग। ठीक है, आज के टाइम पे लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो ये मैजिकल फोर्सेज जो हैं ये तो आम बात थी, है ना। तो संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है। लेकिन ये देखिए, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वन वाज नोन एज संगम पोएट। ठीक है, ये जानते थे, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में आपको और अच्छे समझ में आएगा। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ज्ञात की तो बात कर रहा ना, भाई जब नॉर्थ इंडिया में था तो साउथ इंडिया में भी आपको इतना तो एक होता है ना कि ज्ञात होगा। जो कवि थे उनको पता तो होगा कि हाँ ऐसा कुछ संगम कुछ सामाजिक वर्गीकरण है। ज्ञात होने की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि संगम लिटरेचर में ये लिखा हुआ था, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो कवि थे उस टाइम के, ठीक है, जो पोइट थे, उनको इसके बारे में पता था, है ना। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन एज संगम पोइट, तो इन लोगों को ऐसा पता था। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा ना कि संगम लिटरेचर में सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ था, ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं बोल रही। ये बोल रही है कि जो पोएट थे उनको इसके बारे में पता था। तो ये तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रेन। 4 नाम दिए, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। अब मैंने आपको बताया था कि अकबर, ठीक है, अशोका और कृष्णदेव राय। ठीक है, ये यूपीएससी के फेवरेट रूलर है। ठीक है, ये फेवरेट रूलर है, इनके ऊपर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हैं कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हुमायूं के बारे में देखें तो कि हुमायूं के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये ट्रांसलेट कर पाए, क्योंकि जब से इसने पद संभाला, जब से इसने अपनी गद्दी संभाली, तो ये सिर्फ लड़ाई करा। किससे लड़ाई किया, जो हमारा शेरशाह था उसके साथ इसकी लड़ाई हुई। फिर बाद में ये इंडिया छोड़ के चले गया। ठीक है, फिर वापस आया, उसके बाद ये सीढ़ी से गिर गया, मर गया। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। शाहजहाँ की बात करें तो इसने मोन्यूमेंट्स वगैरह जो है उसमें इसका इंटरेस्ट था। ठीक है, इसने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, तो ये सब बनवाने में ये बिजी था। ठीक है, इसका इंटरेस्ट जो था जो मोन्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको बनाने में था। अब बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब इतना लिबरली नहीं था कि वो ये सब करवाए। एक ही आंसर बचता है, अकबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा पैटर्न है, कौन सा सिमिलर स्टेटमेंट में से आंसर होता है वो फॉलो हो रहा है, देखिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन। ठीक है, और ये देखिए, साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। साल्वेशन किससे मिल रहा है, ठीक है, डिवोशन से मिल रहा है या मेडिटेशन से। आंसर इन दोनों में से। ठीक है, 95 का यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट बारावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग स्विंस, वन ऑफ द। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। वैसे भी हमको मालूम है कि वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, ऊपर से वन ऑफ द लगा के इसको जनरेट कर दिया। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बरूनी। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। अब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है दोनों में फैक्ट दिए हुए, ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। वन सही है, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से किसको सही लेना है किसको गलत लेना है वो देखते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, यूपीएससी एग्जामिनर हर ट्रेवलर की जाके बुक नहीं देख रहा है, ठीक है। सारे ट्रेवलर जो हैं उनकी सारी बुक यूपीएससी एग्जामिनर जाके नहीं देख रहा है ना। यदि यहाँ पे अल-बरूनी की जगह कोई और भी ट्रेवलर होता तो यूपीएससी एग्जामिनर क्या जाके उस ट्रेवलर की सारी बुक देख रहा है कि उसमें सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया है या नहीं बताया, नहीं देख रहा ना, है ना। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो होती है ना ये सही हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर जाके उसकी सारी बुक नहीं देख रहा है, क्या पता इसने लिखा हो, है ना। तो ये एक तरीके से जेनरिक हो जाती है। भले यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है अल-बरूनी, फैक्चुअल है, यहाँ पे किसी और ट्रेवलर का नाम भी होता ना तो भी मैं इसको सही लेके चलता, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर इस ट्रेवलर की सारी बुक नहीं देख रहा, क्या पता इस बुक में ना लिख के दूसरी बुक में लिख दिया। और यूपीएससी ने यदि यहाँ पे इसको गलत दिया और बाद में किसी ने इसको चैलेंज कर दिया कि भाई ट्रेवलर का नाम जो है इस बुक में दिया हुआ है और इसने सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताया हुआ है, तो यूपीएससी एग्जामिनर की ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी ना, है ना। इस तरीके की स्टेटमेंट को आपको सही लेना है और ये सोचना है कि हर ट्रेवलर की बुक जाके यूपीएससी एग्जामिनर नहीं देख रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम चेंज करना बहुत ईजी है, और प्रेसिडेंट का नाम चेंज हुआ तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत, लेकिन यहाँ पे ट्रेवलर का नाम चेंज हुआ तो ये स्टेटमेंट तब भी गलत नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट आप गलत कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1-2, ठीक है। 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सिमिलर स्टेटमेंट में से ही आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए और ऑप्शन डी देखिए, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज पोज्ड बाय पैथोजन। दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है और दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अदर देन दोस मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो ये भी एक जेनरिक स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 2-3, 2-3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू। डीएनए बारकोडिंग, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब आप डीएनए, आपका जो डीएनए है वो जब आप पैदा हुए हैं, ठीक है, जब 1 साल के हैं या 1 महीने के हैं, फिर 1 साल के हैं, ठीक है, फिर 10 साल के हैं या 50 साल के हैं या 100 साल के हैं, आपका डीएनए तो वही रहेगा। तो यहाँ से आप एज को कैसे एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, 1 गलत हुई। तो तीसरी स्टेटमेंट चाहिए, दूसरी देखनी है, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। तो ये सही बात है, डीएनए से आप ये कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2-3, ठीक है। बस इसका आपको ये समझ में आना चाहिए था कि डीएनए जो है ये एज के साथ चेंज नहीं होता है, डीएनए वही रहेगा जब आपका आप पैदा हुए थे तब, और जब आप वो 100 साल के हो जाएंगे तब डीएनए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप जो है एज को एसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2-3। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से रिपीट हुआ है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज आर कॉज एसिड रेन, ठीक है। तो यदि आपने पीवाईक्यू लगाया है, आपने एनवायरमेंट सही से पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इन दो के कारण एसिड रेन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरीके से हमने जो 2022 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, इस वीडियो में हमने लास्ट के 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमको किस तरह सोचना है, पैटर्न को किस तरह यूज करना है, लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है, ठीक है। जो मैंने आपको 75+ ट्रिक्स पैटर्न बताए हैं, जो बताए हैं उसका एप्लीकेशन करना है, तब जाके आप एग्जाम में सही से उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।